अगर मूल पता होगा तो फिर हमारी बातचीत का ढंग बदल जाएगा, हमारे क्वेश्चन बदल जाएंगे, हमारे सवाल बदल जाएंगे। लेकिन हम और आप तो नारे रटने वाले लोग हैं, नारे को खोद के समझने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि हमको इसी तरह से तैयार किया गया, हमको तैयारी किया गया है कि भैया तुम तो बस जय बोल दो, पहले ऐसे करते थे अब ऐसे कर दो, हम इसी में खुश हैं। पहले हम तस्वीर पीछे रखते थे, अब आगे भी हम लेके चल रहे हैं। वो जोर से हम बोल सकते हैं, इसी में आप खुश हैं, एक भाव में आप खुश हैं। आपका कंटेंट यानी आपका जो विषय है, आपकी जो सामग्री है वो क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है। भाव से कौन खेलता है? भाव को हम और आप समझते हैं। भाव से खेलने का काम कौन करता है? समाज में जो वर्चस्व होता है जिसका, वो भाव का निर्माण भी करता है कि आप किसी भी शब्द को किस तरह से पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत हम चर्चा करते हैं ब्राह्मणवाद। अब ब्राह्मणवाद को आप जाति के रूप में पढ़ते हैं या एक विचारधारा के रूप में? एक व्यक्ति, कोई ब्राह्मणवादी व्यक्ति ब्राह्मणों को गाली देकर ब्राह्मणवाद की सुरक्षा कर सकता है, कर सकता है। जैसे कोई अम्बेडकर का नाम लेकर अम्बेडकर की विचारधारा को पीछे ढकेल सकता है। पर मैं बात ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब भी कोई, मान लीजिए कि उत्पीड़न की बात होती है, दलित उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, तो हम बात हमेशा घटनाओं पर करते हैं। दलित उत्पीड़न घटना नहीं है, दलित उत्पीड़न एक विचारधारा है। ये बात हमें समझने की जरूरत है। हमारे डिस्कोर्स में कभी, हमारी बातचीत में कभी नहीं आता है, वो विचारधारा का अंश गायब रहता है। घटनाएं होती हैं, हम अपना गुस्सा जाहिर कर देते हैं, उसकी तकनीकी बातों पर ध्यान दिलाते हैं। देखिए पुलिस ने ऐसे कर दिया, पुलिस ने वैसे कर दिया, कोर्ट में ऐसे हो गया। ये कुछ जो तकनीकी बातें हैं वो हम कर लेते हैं, लेकिन ये विचारधारा है। हमने तो सदियों से हो रहे हैं ना, आज की कोई बात, कहाँ घटनाएं रुक रही हैं? घटनाएं रुक क्यों नहीं है? कौन सी घटना जो है कम हुई है, बताइए जरा आप मुझे। कौन सी घटना है जो कम हुई है, एक भी बताइए। पानी नहीं लेने दिया जाता है, महाड़ 1927 महाड़ सत्याग्रह, और आज क्या पूरे देश में महाड़ आपको नहीं मिलेगा। जिंदा जलाए जाते हैं कि आज नहीं जलाए जा रहे हैं। घोड़ी से बैठने नहीं दिया जाता है कि आज हो रहा है। कौन सी एक भी घटना आप बताइए ना। घटनाएं तो जिंदा रहेंगी, क्योंकि हमारी जो बातचीत का विषय है वो घटना है। घटना के जो मूल में है, जो ढांचा है, वो विचारधारा का ढांचा है, उस पर हम बात नहीं करते, उससे हम घबराते हैं। और उसकी घबराने की वजह होती है कि बाबा साहब को अखबार चलाने के लिए अगर किसी ने मदद की तो पारसी नहीं की, पारसी नहीं। तब हमारी सोच का डिस्कोर्स, सोच का जो तरीका है वो बदल जाता है। विज्ञापन उनको और कोई नहीं देता, लेकिन जो जिनको आज आप पारसी कंपनी गोदरेज के रूप में जानते हैं, उस जमाने में उनको विज्ञापन अगर किसी ने दिया तो वो पारसी नहीं, पारसी व्यापारी नहीं। ये छोटी छोटी बातें मीडिया को समझने के लिए बहुत जरूरी। बहुत सारी घटनाएं हैं मेरे पास, मतलब चूंकि मेरा काम यही है तो मैं बता सकता हूँ, या मैं जिस तरह समझता हूँ मैं बोल सकता हूँ। अब देखिए मैं कुछ कोट कर रहा हूँ आपको, बाबा साहब क्या कहते थे उस समय मीडिया के बारे में। उसको आप सुन के आपकी समझ में आएगा कि क्या बदला है, क्या नहीं बदला है। इससे आपको, और भगत सिंह के बारे में, ऑफ कोर्स भगत सिंह के बारे में ही बताएंगे। देखिए क्या लिखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, कह रहे हैं, 3-4 कोटेशन में दे रहा हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक जगह कहा कि समाचारों के अंतर्गत सनसनी फैलाना, गैर जिम्मेदाराना उन्माद भड़काना
और जिम्मेदार लोगों के दिमाग में गैर जिम्मेवारों की भावनाओं को भरने की कोशिश में लगे रहना ही आज की पत्रकारिता। आज आप पत्रकारिता को डिफाइन कीजिए, क्या इससे आगे कर लेंगे? इससे आगे कर लेंगे? और आगे सुनिए, वो और आगे क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि उस समय दुनिया की जो भारत की जो पत्रकारिता है वो क्या है। उन्होंने बताया कि लॉर्ड सेल्वरी ने नॉर्थक्लिफ की पत्रकारिता के बारे में कहा था कि वह दफ्तर के बाबुओं द्वारा लिखी जाती है। भारतीय पत्रकारिता में भी यह सब है। उसमें यह भी शामिल किया जा सकता है कि वह ढोल बजाने वाले लड़कों के द्वारा अपने नायकों का महिमा मंडन करने के लिए लिखी जाती है। अब बताइए इससे ज्यादा क्या बात कहेंगे? दफ्तर के बाबुओं द्वारा दफ्तरों के बाबुओं के लिए लिखी जाती है। ये ढोल बजाने वाले जो लड़के हैं, जो नायकों का महिमा मंडन करते हैं, उसकी पत्रकारिता। उससे आगे कोई बात रखो, उसके आगे और बताइए, उसके आगे और ये क्या कह रहे हैं? उसके आगे ये कह रहे हैं कि जो ये मीडिया कंपनियां हैं, वो मीडिया कंपनियां किस तरह से जो उस समय की जो राजनीति है और उस समय की राजनीति पे जिनका वर्चस्व है उसको कैसे जगह देती है और कैसे उनकी सभाओं को नजरअंदाज करती है। इसके सैकड़ों उदाहरण डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद लिखे और अध्ययन हुआ है इस पर स्टडी है। ठीक उसी तरह से ये भगत सिंह क्या कर रहे हैं, जिस पत्रिका की चर्चा कर रहे थे, हेमंत, क्या लिखते हैं? 1928 में लिखते हैं भगत सिंह। जहां तक देखा गया है इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। पत्रकारिता का व्यवसाय जो किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। यह व्यवसाय जो किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत गंदा हो गया है। यह लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं और परस्पर सिर फुटबॉल करवाते हैं। एक दो जगह नहीं, कितनी ही जगहों पर इसीलिए दंगे हुए हैं कि स्थानीय अखबारों ने, आज की तारीख में आप उसको अखबार की जगह मीडिया पढ़ लीजिए, कि स्थानीय मीडिया ने बड़े उत्तेजनापूर्ण लेख लिखे। अब बताइए कि डॉक्टर अम्बेडकर 1928 में जो कह रहे थे, 2024 में क्या वो कुछ अलग दिख रहा है? सैकड़ों मीटिंगें हम लोगों ने की होगी मीडिया पर, हजारों मीटिंग हुई होगी, अब तो खूब मीटिंग हो रही है। अब तो मीडिया जैसे करा रहा है वैसे करा रहा है। 1928 में ये बात वो कह रहे हैं। आजादी जिसकी बात करते हैं 1947 से पहले और उससे बहुत पहले, 20 साल पहले, उस समय भी जो कंपनियां थी, बड़ी कंपनियां जो थी, वो अंग्रेज सरकार के साथ थी। आज भी जो बड़ी कंपनियां हैं जो मीडिया संस्थान चलाती है, आज भी सरकार के साथ कब नहीं हुई बड़ी कंपनी। बड़ी कंपनियों का इंटरेस्ट क्या है, होता क्या? लोकतंत्र जो आपने हासिल किया है वो आपने हासिल किया है, कंपनियों ने हासिल नहीं किया। और जो लोकतंत्र जो आपने हासिल किया है वो सबके लिए किया। लेकिन सवाल ये है कि उसका इस्तेमाल आप करेंगे कि हम करेंगे, ये तय होना है। अगर हम मीडिया को मानते हैं कि लोकतंत्र का ये संस्थान है, तो वो लोकतंत्र की तरह काम करे, उसको कोई अलग से अधिकार नहीं होता है मीडिया को। ये आपको और हमको सबको मालूम होना चाहिए कि संविधान में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है केवल हमें है। हमें मतलब हम सब नागरिकों को है, किसी कंपनी को अधिकार नहीं मिला है। कंपनी इसका इस्तेमाल करती है। आप जब काम करने जाते हैं उसमें आप जब तो आपके जो अधिकार होते हैं उसका इस्तेमाल कंपनियां करती हैं। कंपनी कोई मनुष्य तो है नहीं, कोई नागरिक तो है नहीं। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि मान लीजिए कि अब जो लोगों को हम बुला रहे हैं वहां काम करने के लिए और जिनके अधिकारों का हम इस्तेमाल करेंगे,
अब उनको हम किस तरह की शर्तों पर बुला रहे हैं, या वो किस तरह की शर्तों पे जा रहे हैं और किस तरह से वो काम कर रहे हैं। तो एक अध्ययन आया, एक बात आई, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बता रहा हूं कैसे बारी मीडिया क्या काम करता है, और ये महत्वपूर्ण होता है कि हम कैसे लोगों का वो संगठन है। एक रेफरेंस आपको बता रहा है, ये बात कोई नई नहीं है, पूरे मीडिया के ढांचे को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं प्रसंग सुना रहा हूँ कि ये कोई नहीं कि आज की बात है, नहीं, ये पुरानी बात, बहुत पुरानी। जब ये नए अखबार जब अखबारों का इतिहास शुरू हुआ, तो एक अखबार, चूंकि आप सब लोग जानते हैं कि बंगाल से ही अखबारों का इतिहास शुरू होता है भारत में, बंगाल से ही सब कुछ शुरू हुआ है। तो वहां से एक अखबार निकलता था जो संवाद कुमुदी, उस समय का बहुत ही बड़ा अखबार था, संवाद कुमुदी नाम का। उसमें वो छपना शुरू हुआ था 4 दिसंबर, यानी 4 दिसंबर 1821, यानी 1821। आप समझ सकते हैं कि लगभग 200 साल पुरानी बात मैं आपको ये आज यहाँ रखने जा रहा हूँ, और ये बताने जा रहा हूँ कि कोई भी जब जो ढांचा होता है वो कितना मजबूती से अपने आप को बनाए रखता है। इसके लिए मैं आपको 200 साल पुराना एक संदर्भ बता रहा हूँ, ताकि आपको ये लगे कि आप अगर कोई आज ढांचा बना सकते हैं तो उसका मतलब है कि आप आने वाले कई पीढ़ियों के लिए आप कुछ काम करके जा रहे हैं। इसीलिए मैं ये घटना, ये संदर्भ बता रहा हूँ। 4 दिसंबर 1821 से 26 फरवरी 1822 तक इसका प्रकाशन हुआ था। अब उसने क्या किया था? उसने किया था कि अपर जो कास्ट जिसको आज हम कहते हैं, यानी कि ये जो सोशल जो पूरा स्ट्रक्चर है हमारा, और सोशल स्ट्रक्चर पे जो लोग रूल करने के लिए बनाए गए थे, उनको संबोधित करने के लिए, यानी उनको एड्रेस करने के लिए वो एक भाषा का निर्माण कर रहा है। एक भाषा का निर्माण कर रहा है, लैंग्वेज तैयार कर रहा है कि अखबार में जो लैंग्वेज होगी, कैसे हम बिना ये कहे कि हम ऊंची जाति के लोगों को बोल रहे हैं, और वो बात कह भी दी जाए। बात हम कह रहे हैं उन्हीं को, और वो बात समझ जाए कि मेरे लिए बात है। ये इस तरह की भाषा तैयार करना। हिंदू के रूप में एक दूसरे को उच्च जातियों के बीच संबोधन की उस समय भाषा का विकास हुआ था। और उसमें एक घटना आती है, हाँ, ये एक घटना, इसको सुन लीजिए। संवाद भास्कर अखबार का, उसको कोट कर रहा हूँ मैं। उस समय वो भी अखबार उतना ही प्रोमिनेंट अखबार था। उस पत्र ने एक नई तरह की सामाजिक व्यवस्था की तरफ ध्यान खींचा। वो लिखता है, अखबार लिखता है ये खबरों में, अंग्रेजी की शिक्षा की वजह से नई तरह की ये सामाजिक समस्या बन रही है कि नीची की जातियों में अंग्रेजी सीखने की ललक बढ़ रही है, और बढ़ाई नाई धोबी भंगी जाति के परिवारों के लड़के अंग्रेजी सीखकर क्लर्क, बिल, सरकार एजेंट आदि पदों पर नौकरी पा रहे हैं। वे अपना पारिवारिक काम छोड़ रहे हैं, और इससे एक नई तरह की सामाजिक समस्या पैदा हो रही है। ये बात उस समय के अखबार में है। आप सोचिए कि ये क्या तैयारी कर रहे हैं, ये अखबार उस समय की क्या तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि जैसे ही आपके भीतर एक जागरूकता आती है, एक चेतना आती है, उसमें 2 तरह की बातें होती हैं, 2 तरह से बातें होती है। एक तो होती है कि जो जिसका वर्चस्व होता है वो अपने बचाव के लिए, यानी अपने बचाव नहीं, अपने आप को बनाए रखने के लिए आपके खिलाफ एक हमले का, एक आपको पीछे रखने का एक ताना बाना बुनने लगता है। और दूसरा कि आपके भीतर, आपके समाज के भीतर, यानी जो चेतना संपन्न लोग जो है, उनके भीतर एक अपना एक वर्ग खड़ा करता है, एक व्यापारी वर्ग खड़ा करता है, जो कि उसका इस्तेमाल करता है। दलित चेतना पर आज जैसे मान लीजिए हम बात करें, बहुत आगे है, तो हम कहते हैं देखिए आज सोशल मीडिया के आने के बाद कई दलित प्लेटफॉर्म खड़े हो गए। हमने कहा लेकिन आप ये बताएं कि जो भी दलित प्लेटफॉर्म खड़े हुए हैं, क्या वो हमारी स्थितियां जो हैं
उससे कहीं हमको निकालने की कोई राह दिखा रहे हैं क्या? घटनाएं वो बता रहे हैं। एक घटना, एक कंपनी का कोई मीडिया प्लेटफॉर्म पर बनाता है, आप 10 घटना बताते हैं। आप क्या इससे निकालने की कोई बात करते हैं क्या? कोई निकालने की राह को दिखाते हैं क्या? ये मुझे लगता है कि हमें, जब हम मीडिया में दलित की जब बात करते हैं तो ये बड़ा सवाल मेरे सामने है। मीडिया में दलित क्यों होंगे? मीडिया कंपनियां क्यों दलित को हायर करेंगी, क्यों बुलाएंगी? अगर आप दलित चेतना से लैस है तो क्यों आपको बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे। तो मतलब नहीं है, क्योंकि वो समाज सुधार के लिए नहीं बनी, समाज में जागरूकता फैले इसके लिए नहीं है, आप अपने हक हुकूक की बात करें इसके लिए वो नहीं है। बहुत साधारण सी बात है, तो क्यों जगह देंगे? लेकिन हम लोगों को लगा कि नहीं, मीडिया में जगह मिल जाएगी तो बहुत अच्छा। हम लोगों ने फिर एक स्टडी भी कर डाली इस पर, एक स्टडी हम लोगों ने की 2006 में, और ये पता लगाने की कोशिश की कि भाई ये जो मीडिया कंपनियां हैं जो बोलती हैं कि राष्ट्रीय अखबार हम हैं, तो इसमें राष्ट्रीय अखबारों में, राष्ट्रीय चैनलों में क्या पूरे राष्ट्र का जो समाज है, समूह है, उसका प्रतिनिधित्व तो है, उसके प्रतिनिधि है, उसके लोग हैं, उसकी पृष्ठभूमि के लोग हैं? तो मालूम नहीं, जीरो है। ये तो बड़ी आबादी का कोई प्रतिनिधि, कोई सदस्य इसमें नहीं है, और कम से कम ऊंचे पदों पे तो बिल्कुल नहीं है। अखबार बेचने वाले मिल जाएंगे, टाइप करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जहां खबरों के जो फैसले होते हैं वहां तो कोई नहीं मिलेगा। ये स्टडी भी हम लोगों ने कर दी। इस तरह से कई स्टडी की गई कि भाई ये दलितों पर हमले होते हैं तो अखबारों का क्या रोल होता है, इस पर भी हमने स्टडी कर दी, बहुत सारी स्टडी आ गई। तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जो सवाल मेरे सामने आए कि प्रतिनिधि नहीं है, हमने बात कर दी, प्रतिनिधि भी अब बहाल हो जाएंगे, प्रतिनिधि भी अब बहाल हो जाएंगे, 2-4 नाम भी आ जाएंगे। लेकिन क्या मान लीजिए कि ये प्रतिनिधि भी बहाल हो गए, हमारे प्लेटफॉर्म भी कुछ खुल गए, दलित मीडिया हाउस होना चाहिए। दलित मीडिया हाउस में क्या होगा भाई? तो केवल दलित रहेंगे। हो गया भाई, दलित भी हो गए, बहुत सारे संस्थान खुल गए, संस्थान नहीं खुले, बहुत सारे जो एक कंपनियां हैं वो बन गई और वो काम कर रही है अपना। लेकिन सवाल, हमारा मूल सवाल ये है कि क्या ये जो बात, ये जो होड़ चल रही है, प्रतिनिधित्व की बात और फिर मीडिया, दलित मीडिया खड़े करने की बात, क्या हमारी स्थितियों में कोई बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये मूल प्रश्न मेरे सामने है। और वो जो बदलाव की बात है, वो एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे सोचने समझने के तरीके में क्या बदलाव आ रहा है, वो किस दिशा में जा रहा है, वो दिशा महत्वपूर्ण होती है। अगर मान लीजिए कि वो अपने लिए तैयार कर रहा है हमको, मीडिया संस्थान अपने लिए हमको तैयार कर रहे हैं, तब तो स्थितियां वही बनी रहेंगी और वही बनी हुई है। हमें ये जरूरत ये है कि ये मान के हमें चलना चाहिए कि एक तो कि हमें जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आप किसी भी शब्द को, जैसे मान लीजिए जो शब्द ब्राह्मणवाद आता है, तो आप उस किस रूप में पढ़ रहे हैं, आपको जो आपके सामने जो उसका इस्तेमाल कर रहा है वो किस रूप में उसका इस्तेमाल कर रहा है, ये एक महत्वपूर्ण बात होगा। दूसरी बात कि जो घटनाएं आपको सुनाई जाती हैं कि आपके खिलाफ अत्याचार हुआ, आपके खिलाफ अत्याचार हुआ, ये बात तो हम जानते हैं यार कि हमारे खिलाफ अत्याचार होता है, तो इसमें क्या खबर है हमारे लिए? हमारे लिए खबर ये है कि हमारे लोग, हम जो इस अत्याचार की विचारधारा के खिलाफ लोग जो तैयार हुए हैं, वो जो बात बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए डॉक्टर अंबेडकर अपनी जब सभाओं में बोलते थे तो उनकी कुछ बातें, वो बातें गायब रहती थी। सभा हुई, 500 लोग इकट्ठे हुए, उन लोगों ने नारे लगाए, लेकिन जो मूल बात होती थी वो मूल बात गायब, जो एक दिशा देती है, बात एक डायरेक्शन देता है, वो बातें गायब। और ये मुझे लगता है कि इस बात पर कैसे, मतलब मैं सोच समझने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम ये समझाएं लोगों को, या समझने की खुद भी कोशिश करें कि किस तरह बारीक तरीके से ये काम
करता है। दलित मीडिया तो जातिवाद की बात करता है, जाति। अरे भाई, हम तो जाति नष्ट करने वाली धारा के लोग हैं, और इस देश में पहला जो जाति का अखबार शुरू किया पता है आपको किसने किया? ये पहला अखबार हुआ प्रयागराज से शुरू, जिसको आज प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद को। और वहां से किसने शुरू किया? वहां से शुरू किया कायस्थों ने, कायस्थ जाति के लोगों ने। दलितों ने कोई भी उस समय के अखबारों को आप देख लीजिएगा तो बहुत सारे अखबार शुरू हुए, बहुत सारे अखबार शुरू हुए, और वो अखबार जो शुरू हुए सब जाति के नाम पे शुरू हुए। लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर ने अखबार शुरू किया, जाति का नाम नहीं लिया। उनके सामने चूंकि सवाल नहीं है कि वो अपनी जाति को प्रेज करे, अपनी जाति की बात करे, वो तो जाति को खत्म करने की धारा की अगुवाई करने वाले लोग हैं। तो उन्होंने कहा मुंह लगे प्रबुद्ध भारत। देखिए कितनी बड़ी चिंता, कितना बड़ा समाज। लेकिन ये क्या, आप अखबारों में पढ़ लीजिए, टेलीविजन चैनलों में पढ़ लीजिए। जैसे मान लीजिए हम आरक्षण की बात करेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? आपको कहेगा जाति। जबकि ये सिद्धांत जो है वो जाति को खत्म करने के सिद्धांत के रूप में आया, और हम जाति को खत्म करने की बात करते हैं क्योंकि हम जाति से पीड़ित हैं, जाति से उत्पीड़ित हैं। तो इस तरह से पूरा नजरिया आपके खिलाफ एक नजरिया का जो निर्माण है, नजरिया जो है वो बना देता है ये जो मीडिया कंपनियां। अब ये क्यों बना देती हैं मीडिया कंपनियां? क्यों बना देती? इनको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग सामाजिक आधार, ताकतवर लोगों का सामाजिक आधार। इसीलिए ये जो कहते हैं ना कि दंगे कराने में भी ये इनकी भूमिका होती है। दंगे कराने में कैसी भूमिका होती है? जैसे भगत सिंह ने कहा या डॉक्टर बाबा साहब ने कहा, तो ये दंगे कराने में कैसी भूमिका होती है? किसको संबोधित करते हैं, किसको ये एड्रेस करते हैं कि वो दंगे के लिए चले जाए? होता क्या है कि जो सुबह का अखबार आता है या चैनल आता है, उसमें एक भाषा होती है। इस भाषा को आप समझेंगे बहुत गौर से, मतलब ये बहुत बारीक चूंकि बात है तो थोड़ा समझने की इसकी कोशिश करेंगे कि वो एक भाषा जो है वो एक खास तरह के लोगों को इकट्ठा करती है, दिमागी रूप से इकट्ठा करती है एक खास तरह के लोगों को। जैसे लाल किले के भाषण को आप जिस तरह से सुन के जिस तरह से उसकी व्याख्या करते हैं, वो व्याख्या वो नहीं होती है जो समाज में जो वर्चस्व रखता है, जिस तरह से उस पूरे भाषण को वो ग्रहण करता है। उसमें उसके लिए जो आह्वान होता है वो हम और आप नहीं समझने की कोशिश करते। इतनी बारीक तरीके से ये बातें चलती है। मीडिया का मतलब कि जो कम्युनिकेट होता है, कम्युनिकेट जो होता है एक दूसरे, आपके मनोबल को कमजोर करता है, आपको परेशान करता है, आपके बीच में ये खबर जाए, ये इस तरह के वर्ड जाए, शब्द जाए, तो उसका जो असर होगा वो सबसे पहला असर क्या होता है? आपके मनोबल को कमजोर करना। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है मनोबल, आपकी ताकत को कमजोरी में ये कौन करता है? कहीं दिखेगा आपको किसी नियम में, किसी कानून में कहीं दिखेगा? नहीं, लेकिन हम आपको कमजोर करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, दलित का जो विषय है वो मीडिया में एक तरह से भारत के निर्माण का विषय है। भारत में किस तरह से कम्युनिकेट हो चीजें, एक दूसरे से संवाद हो। मीडिया का मतलब होता है संवाद स्थापित करना। तो आपके भीतर को झगड़ा पैदा होता है, और संवाद जो लोग करते हैं वो कौन लोग करते हैं? संवाद वो लोग कर लेते हैं जो लोग वर्चस्व अपना बनाएंगे। इस बात को समझिए, ये सूत्र है एक तरह से, ये सूत्र है ये समझने के लिए कि मीडिया जो कम्युनिकेट करता है, समाज में जो वर्चस्व रखता है, वो आपस में संवाद कर लेते हैं उसके जरिए। लेकिन दूसरी तरफ आपके भीतर कला पैदा कर देते हैं, आपके भीतर एक संघर्ष पैदा कर देते हैं। यानी कि एक तरफ संवाद ऊपर के लोगों का करवा देता है, नीचे के लोगों के बीच में संघर्ष की पूरी जमीन तैयार है।
इसलिए आप देखेंगे कि दंगे हो रहे हैं। कौन मारा जा रहा है दंगों में? कोई भी दंगे में आप बताइए कौन मारा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है? इसकी वजह यही कि आपके भीतर हमने एक संघर्ष पैदा कर दिया, आपने एकदम तलवार मतलब जो कुछ भी हो सकता है लेके निकल पड़ा। अब तो खैर हमको मेरे बिना तो रक्षा हो ही नहीं सकती, मेरे बिना तो कुंभ जो है पूरा हो ही का नहीं। कुंभ तो पता नहीं है कितने साल बाद है, चलो नहा लो भाई, गंदा पानी में कभी डुबकी मार लो, ईश्वर को देना है वो हिसाब किताब, पाप धो लेना है, गंदे पानी में भी धो लेना। आप सोचिए कैसे तैयार किया गया होगा हमको कि हम प्रयागराज पकड़ के और प्रयाग पहुंच जाए करोड़ों की संख्या में। कैसे, किसने तैयार किया होगा? किसी ने तो तैयार किया होगा। कौन है वो, किसकी भूमिका है? और वो फिर आपको राजनीतिक रूप से किस तरह के फैसले की तरफ ले जाता है। देखिए जब एक सभा होती है तो वो जो राजनीतिक रूप से आपको तैयार करता है, और एक जो प्रवचन का एक बाबाओं का एक लग जाए जलसा यहाँ, वो आपको राजनीतिक रूप से किस तरह तैयार करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये ऐसी तरह से आयोजन नहीं होते हैं। आयोजन होते हैं कि आप राजनीतिक दिशा आपकी जो होगी वो क्या होगी, राजनीति में आप किस तरफ जाएंगे, वो राजनीति के लिए वो कार्यक्रम होते हैं। वो लगते हैं धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम वो होते हैं। वो राजनीति की दिशा तय करते हैं। हमको अपनी बातचीत का ढंग बदलना होगा, खबरों को पढ़ के उत्तेजित होना बंद करना होगा। हर शब्दों के क्या असर हम पर हो रहे हैं इसको हमें समझना पड़ेगा। और हमको हम कैसे एक ढांचा तैयार करें जो अपनी एक भाषा बनाए, अपनी एक भाषा तैयार करे। भाषा क्या क्या तैयार करे? जैसे मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम कहते हैं कि वो अशिक्षित है ये समाज, मैंने लिखना बंद कर दिया। मैंने लिखना, हमने कहा यार अशिक्षित समाज हम क्यों करते हैं, वो तो पढ़ना चाहता था, तो हमने लिखना शुरू किया शिक्षा से वंचित समाज। अशिक्षित समाज नहीं लिखता मैंने, इधर हाल का ये मेरे भीतर की वो। मैंने कहा मैं अशिक्षित कह रहा हूँ तो उनको मैं गाली दे रहा हूँ, उनकी आलोचना कर रहा हूँ जो शिक्षा से महरूम रह गए। तो मैंने उनके आगे ये जो अशिक्षित है वो विशेषण की तरह लगाते थे हम लोग, जैसे गंदा आदमी, गंदा जो है वो विशेषण की तरह इस्तेमाल करते हैं हम लोग। उसी तरह से अशिक्षित समाज, अशिक्षित लोग, हमने कहा नहीं, शिक्षा से वंचित समाज को, वो पढ़े लिखे नहीं है। मैंने कहता नहीं, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं गया। आपको एक भाषा बनानी पड़ेगी। अगर आप बात करते हैं, मीडिया की बात केवल प्रतिनिधि और दलित नाम से, दलित टाइटल का कोई आदमी कंपनियों में जाके बैठने लगे, दलित और मीडिया का रिश्ता यही नहीं है। दलित क्या है आप समझिए और हम समझिए। दलित जो है वो सृजनशील है, सृजनकार है, उसकी फितरत है, उसका स्वभाव है कुछ बनाना, कुछ निर्माण करना, उसकी फितरत में है, जिसको कहते हैं ना खून में है। वो नष्ट करना नहीं जानता, तो बनाना जानता है। आपको बनाना है। हमको अगर इस भूमिका से, अपनी इस ताकत से पीछे हट जाएंगे और यही ताकत तोड़नी है।